बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन किसी ऐसी हस्ती के साथ, सारे लोग ही सानिया पैदा करते हैं सारा हफ्ता, लेकिन आज जो है वो ख़ास तौर पे तिब के मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हमारे साथ हस्ती होते हैं। और आज का जो दिन ख़ास तौर पे होता है महीने का, उसमें हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर साजिदा होती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम खैरियत से हैं अस्सलाम, आप? अल्लाह का शुक्र। और हमारे साथ जनाब कमाल हस्ती हैं मजहबी तहकीक के ऊपर, और आपको जब भी कोई बात बताएंगे तो आपको हर रिलीजन का हवाला देते हुए बताएंगे। महमूद अहमद चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर अक़दस, अल्लाह ताला किसी को बेटे देता है, किसी को बेटियां देता है, किसी को दोनों देता है और किसी को चाहे तो ना भी दे। इसमें बड़ी एक जो तहकीक की मैंने ज़ाती तौर पे पाकिस्तान में, वो ये कि बच्चे होना एक अल्लाह की बड़ी रहमत है, लेकिन बच्चों को पालना और परवरिश करना जो है ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अगर आपको वो ज़िम्मेदारी ना आती हो तो आपको इस ज़िम्मेदारी का एहसास करने के लिए आपकी जो क्लोज्ड नेट फैमिली है उसका होना भी बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान के ऊपर सब लोग जो हैं वो बड़े कमेंट करते हैं, लेकिन कोविड के अंदर पाकिस्तान ने अल्लाह के रहम की एक ख़ास मिसाल पैदा की है ना। इस तरह मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने और भी बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जिनका कि हम कसरत से जिक्र नहीं करते। डॉक्टर साहब से आज एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और तल्ख जो है वो सवाल पूछूंगा ज़रूर, और ये सवाल ये होगा डॉक्टर साहबा कि दुनिया जहान में जो बांझपन है, जो इनफर्टिलिटी है, ये इसका इलाज बहुत महंगा है और बहुत चीदा है। बहुत से तो मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे कि उनको इसके ऊपर सोशल सिक्योरिटी या इंश्योरेंस जो है वो मिलती नहीं है, आपको पे करना पड़ता है। और वो पाकिस्तान के हिसाब से करोड़ों के अंदर, अगर लाखों में नहीं तो बहुत ज़्यादा महंगी। पाकिस्तान को इस वक्त आप बांझपन में कहाँ देखती हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी में या इस सर्विस को प्रोवाइड करने में एज अ नेशन कहाँ पे खड़े हैं? अच्छा, जितना आपने कड़वा सवाल किया है ना, मैं आपको उतना ही मीठा जवाब देना चाहती हूँ। अच्छा, ये सबक आपने कभी नहीं सीखा। आप सब, आपसे मुराद आपने चिश्ती साहब, सब अच्छा, लोग हैं जी। ये इतना मीठा जवाब है कि मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो सुनेगा ना जी। उसको अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र का एहसास होगा। वाह वाह वाह। और मैं समझती हूँ कि डॉक्टर्स की अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जितने भी डॉक्टर्स बाहर इस वक्त दुनिया में काम कर रहे हैं, लोग उनकी क्वालिटीज़ को एक्नॉलेज करते हैं। ये आपको पता है पहले ही। पाकिस्तान इस वक्त ना सिर्फ इनफर्टिलिटी को डील करने में, बल्कि ख़ास तौर पर बायोलॉजिकल पेरेंटिंग के लिए वाहिद होप रह गया। आप ये सोचें कि इस वक्त ये जो रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल है, मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे जिन लोगों में ज़ीरो स्पर्म है या जिन में अंडेदानियाँ फेल हो गई हैं, ओवरीज फेलियर हो गया, ओवेरियन फेलियर, उनके लिए भी पाकिस्तान वाहिद होप है। लोग यहाँ पर हमारे पास आते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल की थेरेपी। पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे कि मेडिकल टूरिज्म होती है। हमारे यहाँ ये अभी मेडिकल टूरिज्म का वो स्टेटस नहीं बना। ये लोग किस लिए आते हैं? क्वालिटी के लिए, कामयाबी की रेशो ज़्यादा है, या पैसों के लिए? नहीं, पहली तो बात है कि इसको रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल को दुनिया का कोई मुल्क ऑफर ही नहीं कर रहा। स्टेम सेल पे काम हो रहा है लेकिन रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल पे नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है? मुझे लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं हो रहा। अगर जापान से खातून है, बात कर लूं उससे पहले। जी, अस्सलाम वालेकुम सारा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। हाँ जी, मैं एक तो डॉक्टर साहब से बात करना चाह रही थी। जी, सुन रही हैं आपको। के सिलसिले में ना, मेरे बेबीज नहीं है, 18 इयर्स हो गए हैं शादी को, तो ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट सब लिए हैं, बस अल्लाह की तरफ से कुछ है कि अभी तक कंसीव नहीं हुआ। तो मैं ये स्टेम सेल की सुना हुआ था, तो मैं चाहती थी कि मैं इनके साथ कुछ बात हो कि मैंने पाकिस्तान आना है, तो मैं इनके के लिए कुछ। आपने डॉक्टर साहब का आखिरी जुमला सुना कि स्टेम सेल की जो थेरेपी है रिप्रोडक्टिव, ये पाकिस्तान में दुनिया के लिए इस वक्त आखिरी उम्मीद है, बीइंग अ बायोलॉजिकल पेरेंटिंग। अच्छा, मुझे आप समीना, इन्होंने नाम बताया ना, समीना, आप मुझे बताएंगी आपकी एज कितनी है और क्या डॉक्टर्स ने बताया? सायरा, सॉरी। मेरी अब एज 40 प्लस हो चुकी है, 40-41, लेकिन मैंने 18 इयर्स हो गए हैं शादी को। नहीं, आपको डॉक्टर्स ने क्या बताया कि है क्या प्रॉब्लम जो आपने स्टेम सेल का सोचा? बेसिकली मुझे डॉक्टर्स ने कोई इशू नहीं बताया। जहाँ पे भी मैंने चेक करवाया है, वहाँ पे भी मैंने IVF भी करवाया है, XC भी करवाया है। मेन बेसिकली कोई ऐसी वजह नहीं है कि जिसकी वजह से कंसीव ना हो। डॉक्टर तो यही कहते हैं कि बेसिकली आप दोनों की, हस्बैंड वाइफ की, मेडिकली रिपोर्ट ठीक है। ये वहाँ जापान में उन्होंने कहा है आपको? हाँ हाँ। ओके। मैंने
यहाँ से एक्चुअली यहाँ से भी मैंने करवाया है 2-3 दफ़ा। अच्छा, ये अभी आप ना लाइन ये प्रोग्राम देखते रहें, क्योंकि आपकी वसातत से मैं बड़े लोगों को ये मैसेज देना चाह रही हूँ। ये जो लफ्ज़ है ना, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, कोई वजह नहीं समझ में आ रही, लेकिन दोनों मियाँ बीवी हेल्दी हैं। बिल्कुल। इसके ऊपर मैंने बल्कि इस वक्त हमने कुछ एशिया में भी और डॉक्टर्स के साथ मिलके एक ग्रुप बनाया है कि वर्ड अनएक्सप्लेन्ड जो है ना, वो वर्ड गलत है। ठीक। यानी इसका मतलब है कि हम उसको समझ नहीं पाए, ठीक है, और उसके लिए आप ये लफ्ज़ ये इस्तेमाल ना करें और ट्राई टू एक्सप्लेन, क्योंकि अब जो एक्सप्लेनिंग मोडेलिटीज़ हैं ना, हमारी डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज़ वो बढ़ गई हैं, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, जैसे इन्होंने बताया कि IVF भी करवाया, IVF में दोनों चीज़ों का, अगर ये मुझे अपनी IVF की रिपोर्ट भेजें जिसमें हमें पता चले कि एग्स का कहाँ पे अरेस्ट था, एम्ब्रियो का कहाँ पे अरेस्ट था, कहाँ पे उनका फेलियर आया, और उसके मुताबिक उस पेशेंट को ट्रीट किया जाए, जाके उनकी पिछली स्टोरीज़ को, सारी स्टोरी को पहले नरेट करें, समरी बनाएं, फिर उनकी डायग्नोस्टिक मोडेलिटी के हिसाब से इनको ट्रीट किया जाए। ऐसे जनरल सी बात पूछ रहा हूँ कि इस उम्र के अंदर अगर वो ये सब इलाज करा चुकी हैं तो उन्होंने कहा कि मैं स्टेम सेल कराना चाह रही हूँ, उन्होंने खुद ही अपने आप को सजेस्ट कर दिया कि स्टेम सेल करना चाहिए। ये भी बड़ी ज़रूरी बात है कि आज मैं बता सकूँ कि स्टेम सेल बेसिकली किन के लिए ज़रूरी है। जैसे ये अब इनकी एज 41 हो गई है, मे बी इन्हें वहाँ पे किसी ने बताया हो कि स्टेम सेल का इनके अंडों की क्वालिटी अच्छी ना हो की वजह से, जी, ये हो सकता है इनकी एग्स की वैसे भी एज के साथ साथ एग की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो अगर उनकी कम हो रही है तो शी मे बी द कैंडिडेट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल। लेकिन जब तक खुद से ये डिसाइड नहीं कर सकते, जब तक हम डॉक्टर्स देख ना लें कि इनको ज़रूरी है, इससे पहले। डॉक्टर साहब अगर ये पाकिस्तान जैसे कह रही है तशरीफ लाएं तो इनकी जो असिस्टेंस है वो की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। हमने मेडी टूर पाकिस्तान अभी लॉन्च किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सिर्फ कोविड की वजह से अभी उसको रुका हुआ था, लेकिन उसके थ्रू हम पूरा एक ऐसा पैकेज बनाएंगे अपने पेशेंट्स के लिए कि उनका ना सिर्फ यहाँ पे स्टे, यहाँ पे रहना, उनका सिक्योरिटी और उनको पूरी मेडिकल जो भी उनका फैसिलिटी है ये बड़ी आला बात है। जी, अस्सलाम वालेकुम सादफ। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। जी अंकल बिलाल, मुझे शादी को 2.5 साल हो गए हैं। अच्छा। तो मेरा ना मतलब 2 दफ़ा सी सेक्शन हो चुका है। एक दफ़ा राइट एक्टोपिक होके उन्होंने राइट ट्यूब निकाल दी थी। अच्छा। और दूसरी दफ़ा प्रेगनेंसी हुई थी, सी सेक्शन बड़ा ऑपरेशन हुआ और उन्होंने ना उस ट्यूब को सेव कर लिया, लेफ्ट ट्यूब को, लेकिन उसमें से ना उन्होंने मिल्की वे से वो निकाल दी, प्रेगनेंसी खत्म की, मेथोट्रेक्सिक इंजेक्शन भी लगाया। लेकिन अब वो उसके बाद मैंने ट्यूब टेस्ट करवाया है, लेफ्ट ट्यूब एक ही ट्यूब है लेकिन वो भी फंक्शनल नहीं है। तो आपका इस सूरत हाल में ना आपके लिए पॉसिबिलिटी बच्चा होने की सिर्फ एक ही है, और वो टेस्ट ट्यूब बेबी IVF, ठीक है। आपको उस पर जाना पड़ेगा, आप इस पे टाइम ज़ाया ना करें बिला वजह। कितनी एज है बेटा? मेरी 27। बेटा यू शुड गो फॉर इट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि जब पता चल गया है कि सारे दरवाजे बंद हैं और आपने डोर के लिए जाना चाहिए आपको। आपके शौहर एग्री करेंगे इस बात से? बात से मेरे, लेकिन इसके लिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, और वैसे भी मतलब चांस कितने होते हैं इसमें चांस देखें, ओवरऑल चांस एक नॉर्मल मियाँ बीवी में 1 महीने में हमल होने का चांस होता है 40%। तो जब हम IVF भी करते हैं तो इनकी एबनॉर्मेलिटीज़ को उन दिनों को दूर करके इनको उस महीने चांस मिल जाता है नॉर्मल मियाँ बीवी की तरह। तो चांस 40% से ऊपर नहीं होता कंसीव करने का, दोनों सूरतों में। चाहे आप IVF करके आंखों से देख के एम्ब्रियो अंदर रखें, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है। अच्छा, एक साथ मैं तुम्हें ना अपने तौर पे बात कह रहा हूँ कि ये जो मामला है ना, ये 40% दोनों तरफ से होता है। आप टेस्ट ट्यूब की तरफ जाना चाहिए, नॉर्मल शादी के नहीं, इनके लिए वरना तो नॉर्मल, इनके लिए तो 0% है। 0% नॉर्मल इस वक्त आपके पास 0% है। लेकिन ये जो मामला ना कि आप ये हिसाब किताब लगाएं एक मुंशी की तरह कि कितने % चांस होगा तो कितने पैसे होंगे, ये बात छोड़ दो। अल्लाह की बरकत इसमें है कि आयत करीमा पढ़ो एंड गो फॉर इट, हेड ऑन, इसको कहते हैं ना, हेड ऑन लो इस बात को। बाकी अल्लाह पे भी छोड़ दो। अल्लाह को जो काम आते हैं ना करने के, वो अपने हाथ में नहीं लेने चाहिए। मंडी बाउद्दीन, अस्सलाम वालेकुम। फाखरा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र बेटे। जी डॉक्टर सादा को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सुन रही हूँ मैं ना। जी पुत्र। डॉक्टर साहिबा, मैंने आपसे ये कहना था कि मेरी शादी को ना 12 साल हो गए हैं, तो मेरी उम्र जो है वो इस वक्त 37 साल है। तो डॉक्टर ने, बेबी नहीं है, तो डॉक्टर ने मुझे ये कहा है कि आपकी दोनों ट्यूब बंद है। मतलब 7 साल पहले मैंने अपना टेस्ट करवाया था। ठीक है। तो मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट वैसे बिल्कुल ठीक है।
ठीक तो है, मेरे पास तो इतने बड़ा पैसे नहीं थे कि मैं आईवीएफ करवा सकूं। डॉक्टर ने मुझे कहा था आप आईवीएफ करवाएं क्योंकि तो आपके बस दोनों ट्यूब आप तो आपने वैसे जो भी 7 साल वेट किया वो इसीलिए किया कि पैसे नहीं थे। जी पैसे नहीं थे, मुझे पता था कि आईवीएफ है लेकिन पैसे नहीं थे इस हाँ, वजह से। शी वाज श्योर तो के मैंने आपके प्रोग्राम में बहुत ट्राई किया तो आज कॉल मिल गई है। चले मुबारक हो, मैं आपकी चाहती हूँ कॉल कि मिल गई है, आप लकी कॉलर हैं और इंशाल्लाह आपके शौहर कोऑपरेट करेंगे आपसे? करेगा। जी जी वो तो बिल्कुल जरूर करेंगे। बेहतरीन बेहतरीन। तो तभी आप- फोन कर रही है। साजिदा बैठी हैं, तो ये बड़ी अच्छी, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से मुझे ठीक कीजिएगा अगर मैं गलत करता हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में कहा था कि अब बिल्कुल भी सूद का मामला जो है वो नहीं होना, और अपने चचा को ख़ास तौर पे नाम लेके ताकीद भी की थी कि ये और उसी सदक़े में अल्लाह ने फिर हुकूमत जो थी वो 650 साल की थी। ये जो मामला है ना पैसों का, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। वो ना होना तो एक बात है, लेकिन पैसों को छोड़ना, यकीन कीजिए इंसान की फितरत नहीं होती कि ऐसा है। लेकिन जो पहले 5 कॉलर्स होते हैं, डॉक्टर साहबा ने कहा हुआ है कि जब मैं प्रोग्राम में आऊँगी तो मैं उन 5 कॉलर्स से अपने कोई भी पैसे नहीं लूँगी। डॉक्टर साहब ऐसे 100%, हाँ। जो उनके अपने एक्सपेंसेस हैं मेडिसिन के, सिर्फ वही होंगे, सिर्फ वो अपनी मेडिसिन लाएंगे, बाकी उनको हमारी लैब, हमारा हॉस्पिटल, मेरे तमाम टीम की फीसें, मेरी फीसें वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। तो आप जनाब अब जब भी तशरीफ़ लाएं आप उनको हवाला दीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आपकी ज़रूर जो भी असिस्टेंस हो सकेगी ज़रूर होगी। फ़ाकरा जी, अस्सलाम वालेकुम महनाज। वालेकुम अस्सलाम जी सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है बेटा, हुक्म। जी मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। मेरी शादी को 11 ईयर हो गए हैं। मेरे भी रिपोर्टें जो है टेस्ट वगैरह सब ठीक है। हाँ। मेरे हस्बैंड के भी ठीक है, और मेरे हस्बैंड को ये मेडिसिन वगैरह ज़्यादा यूज़ करने की वजह से पिछले 2-3 साल कबल शुगर हो गई है ना। कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करने से? मसला है तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, यानी कि मेरे एग्स भी अच्छे बनते हैं, मेरे मियाँ की रिपोर्ट भी अच्छी है, लेकिन हमारे बेबी नहीं हो रहा। अच्छा, 11 सालों में अगर बच्चा नहीं हो रहा ना, और आपकी, मुझे लगता है कि आपके हस्बैंड में ज़रूर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जो कि इग्नोर हो रही है। होता क्या है बिलाल साहब कि हमारे यहाँ एंड्रोलॉजी यूनिट अभी भी पाकिस्तान में सिर्फ एक है जो हमारा सेंटर काम कर रहा है। एंड्रोलॉजी का मतलब है मेल फर्टिलिटी के ऊपर। हमारी बहुत अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, दे आर वेरी मच एक्सपर्ट। उनको एक मैट्रिक लेवल के लड़के की रिपोर्ट जब किसी लैब की जाती है तो वो उसको कंसिडर कर लेते हैं कि जी मियाँ ठीक है। अब वो मियाँ ठीक रिपोर्ट कैसे लाता है, ये इतनी बड़ी, मैंने इतने घरों की स्टोरीज हैं कि उन बंदों ने 3-3 शादियां भी कर ली हैं और उनके स्पर्म 0 है, और वो नॉर्मल रिपोर्टें बनवा के फिर रहे हैं, या तो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं ठीक हूँ और मैं इतना अच्छा हूँ तुम्हारे साथ। अगर मेरे किसी ने भी ये, मैं सब कितने साल इंतजार करना चाहिए और टेस्टों में चले जाना चाहिए आला नस्ल के? मेरे ख्याल में अगर तो एज ही आपकी 30+ है तो आप 6 महीने बाद ही डॉक्टर के पास कांटेक्ट करें, और अगर आपकी अर्ली 20s में शादी होगी है तो कोई बात नहीं, आप 1 साल वेट करें अगर आप इकट्ठे रहें। अगर आपकी अर्ली एज है तो साल के बाद फिर आपको डॉक्टर साल के बाद ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि 1 साल 1.5 साल में बच्चा हो जाना चाहिए। 30 साल होगी तो आपको 6 महीने से ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। मैं भी आपके पास, क्योंकि आपके अच्छे फर्टिलिटी ईयर्स तो 35 तक हैं, बच्चा तो 47 तक भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे मसाइल हैं, मसाइल आके आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो टेस्टों वाले फ्रॉड होते हैं आम तौर पे, ये वैसे भी होते हैं क्योंकि बहुत सी ऐसी क्या कहना चाहिए लेबॉरेटरीज होती हैं जो कि अथॉरिटेटिव नहीं होती या ऑथेंटिक नहीं होती। तो जाहिर है पेशेंट को भी समझना चाहिए कि मैंने अपने जहाँ से टेस्ट कराने हैं वो ऑथेंटिक किस्म की लेबॉरेटरियाँ। हुजूर अक़दस, शादी जो है वो अर्ली एज में होगी तो पॉसिबिलिटी माँ बाप बनने की ज़्यादा है। इसलिए जब आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करते हैं तो सहाबा की बात करते हैं तो अर्ली एज, बहुत अर्ली एज में शादी हो जाती है। किस अर्ली एज में शादी होनी चाहिए शरीयत के असूलों के तहत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात तो मैं यहाँ पे सबसे पहले गुजारिश करना चाहूँगा कि कायनात में बनने वाले जितने भी रिश्ते कायनात में बने, माँ बहन बेटी बाप, लेकिन सबसे पहला रिश्ता जो अल्लाह ने ज़मीन पे उतारा वो मियाँ और बीवी का था। क्या बात है। और इसलिए इब्तदाई रिश्तों में अगर ये रिश्ता है तो उसमें एज, बाकी सब रिश्ते उसके बाद हैं, बाद बने। पहला रिश्ता ये अल्लाह ने बनाया। इससे जो आप पढ़ते हैं इर्तका थ्योरीज सेल्स की, वो भी इसी से जन्म लेती हैं कि इब्तदा यहाँ से ही होती है। खैर आगे बढ़ें तो दूसरी बात ये है कि जो शरई एतबार से अगर आप फ़िक़ा में बात करें तो कहीं पे बलूगत लिखा है, कहीं पे जो है वो, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बना देता है ना किसी मुल्क का कि इस उम्र में शादी होनी चाहिए, क्योंकि फरमाया कि हुकूमत वक्त की जो है वो इत्तबा करो,
अमीर वक्त की। हाँ, अमीर वक्त की। तो इसलिए जिस मुल्क के अंदर जो कानून मौजूद है वो आपको शरीयत ही लगनी वो चाहिए। आपको शरीयत ही है। ठीक हो गया। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि 18 साल जो अगर हमने उम्र रखी है तो उसमें शादी हो जानी चाहिए, उससे लेट नहीं करना चाहिए। नहीं तो रिश्ता ना आए तो क्या करें? उसके लिए कोशिश करें, तरबियत करें। और ये मैं जरा मजाक कह रहा था कि 18 साल हुकूमत ने कर दी 25 साल के बाद पहले कैरियर बनाते हैं, फिर रिश्ते की तरफ जाते हैं। रिश्ता हो जाए, शादी हो जाए, वो कुछ असबाब, एक कोशिश होती बंदे की, बंदा अपनी अकल से सोचता है, अल्लाह अपनी मशीयत से फैसले करता है। आप उसकी मशीयत को शामिल हाल कर लें तो रास्ते सारे सीधे हो जाते हैं। अब ये बहस जो है ना, ये हमने नहीं करनी कि लड़की 18 साल की शादी कर ले, वो कानून है, लेकिन लड़का जब 18 साल में करेगा तो वो तो बेचारा अभी FA भी नहीं पास किया होगा उसने, तो वो ज़िंदगी में कमाएगा कब, खाएगा कब, कैरियर कब बनाएगा? इसका जवाब आपने नहीं देना, क्योंकि इसका जवाब जो है वो मैंने देना है। लेकिन इस कॉल के बाद जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी फरजाना बेटा। जी मेरा ना टूपे बंद है, मैंने डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने कहा आप यानी कि माँ नहीं बन सकती। ये फैसला सुना दिया उन्होंने? जी जी, उन्होंने फैसला करके बता दिया। उन्होंने कहा आप माँ नहीं बन सकती, 13 साल मेरी शादी के हो गए हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से चाहती थी कोई मेरी मदद करें। आप कहाँ रहती हैं फरजाना? जी मैं जतोई से बात कर रही हूँ। ये मुल्तान के करीब है? जी जी। अच्छा, मैं आपको कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब से मैं बात ये पूछे बगैर आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस बात ने ना बड़ी तकलीफ दी है। जब कोई डॉक्टर इस तरह की बात करे ना कि वो हतमी कहते कि ये हो ही नहीं सकता, तो वो कोई रब ताला नहीं है कि वो इतना फैसला कर रहा है। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपने आना है, आपने डॉक्टर साजिदा के पास जाना है, और आप उन कॉलेज में से हैं जिनसे कि ये अपने चार्जेस नहीं करेंगी। और मैं आपको पूरी ईमानदारी से इंशाल्लाह कह रहा हूँ कि उस डॉक्टर पे उसकी बात जो है ना, जब वो मुंह पे पड़े ना, और अपनी भरी और हरी गोद ले भर के उसके पास जाना और फिर उसको 5 किलो मिठाई देना कि वो डॉक्टर साहब, वो आपने तो फरमाया था, अल्लाह ने वो मुझे रहम कर दिया। अल्लाह वसीले बनाता है। ये सब लोग जो यहाँ पर हैं ये वसीले हैं। जवाब तो इन लोगों ने भी अल्लाह को देना है, लेकिन रहम की अपील अगर किसी तबीब के पास नहीं है तो मैं उस तबीब के लिए हदायत की बहुत ही शिद्दत से दुआ करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जफर भाई। जी जी वालेकुम सलाम। तो भाई बहुत शुक्रिया, आपसे बात होगी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और सलामत रहिए। मुझे भी दे। सर मसला ये, मेरी बेटी है, मैरिड है पिछले 3 साल से। जी 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 जफर भाई टेलीविजन बंद कर दीजिए। सर बेटी को सर 3 साल हो गया शादी को। तो उनके यहाँ उसको प्रॉब्लम यह है कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसके एग सेल वीक या कंसीव नहीं होते। अच्छा, उसके लिए यहाँ से भी इस्लामाबाद से भी उसका किया, ट्रीटमेंट हुआ है गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह से भी, वो फिलहाल यूके में है। तो मेरा क्वेश्चन ये था, बाकी तो डिटेल्स वो बच्ची बता सकती है, मेरा पूछना ये था डॉक्टर साहब जो बैठी हैं इनसे अगर वो रब्ता करना चाहे यूके से तो इज इट पॉसिबल? जी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दी जा सकती है, बिल्कुल। डॉक्टर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए फेसबुक पे जाते हैं? नहीं, वो मैं इनका ये अपना नंबर नोट करवा दें इन्हें, तो आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, हमारी टीम इंशाल्लाह ताला आपको इस पे फीडबैक भी देगी और इंशाल्लाह ये ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हो भी जाएगी इंशाल्लाह ताला, इसमें कोई इशू नहीं है। वैसे मुझे खुशी बात है जफर भाई किस बात की हुई है कि लोग बैठे हैं यूके में, जो कि हमें बड़े ना यूँ कॉलर करके बात करते हैं जनाब बस इंग्लैंड से बैठे हैं। अल्लाह ने पाकिस्तान के पीछे खास हाथ रखा हुआ है, खुदा की कसम, कितनी अच्छी बात लगती है। और ये बात सिर्फ यूके की नहीं है, यकीन कीजिए कि अमेरिका से भी लोग जो हैं वो भी बात करते हैं, और जापान से अभी सबसे पहली कॉलर जो हमारी थी प्रोग्राम वो हमारी जापान से थी। ये वो अल्लाह की बरक़ात हैं जिसका पाकिस्तान जो है वो एक मजहर है, और नज़र आ रही हैं सारी बातें। हुजूर अक़दस, मैं आपको ईमानदारी से बात बता रहा हूँ, शादी जब करनी हो ना बेटे की, ये बेटी की, तो ये नहीं देखना चाहिए कि उसका इसको कैरियर कहाँ पे, सेटल कहाँ पे हुआ है। इंसान को बड़ा वक्त लगता है कहीं जाके इस्टेब्लिश होने में। डॉक्टर साहब ऐसा ही है ना? ऐसे ही है। शादियाँ कर देनी चाहिए, और माँ बाप को चाहिए कि वो सपोर्ट करें अपने बच्चों को तालीम में भी और सोशली भी, और अपनी बहू को अपनी बेटियां भी तो 18 साल के घर में पालते हैं ना, तो बहू जो है वो भी बेटी है, उसको भी अपने घर में पालें। ज़राए और वसाइल देने वाला अल्लाह की ज़ात है। इन मामलात के ऊपर अगर आपकी डिसीजन होगी कि वो कमाता क्या है, आपने निकाह नौकरी से नहीं करना होता, फ़र्द से करना होता है। हो सकता है आपका इख्तलाफ हो, लेकिन मेरा ये पक्का ओपिनियन है, अल्लाह की बरकत समझ के निकाह कीजिए बच्चों का अर्ली एज में, ताकि ये मसाइल कम हो। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है ना कॉलर्स की, वो ये होती है कि अगर इस मुल्क में आप अल्लाह की खैर को बांट रहे हैं तो आप दुनिया जहान में, यूरोप से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, जापान से, कोरिया से कॉल्स आ चुकी हैं, चाइना से कॉल्स आ चुकी हैं, लोग जो हैं वो देख रहे होते हैं। और अगर आप खैर बांटने वाले हों तो आपके रास्ते जो है वो अल्लाह ताला आसान कर देता है, खुले कर देता है। मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि अगर सरात मुस्तकीम पे आप चल रहे हैं तो अल्लाह आपको आसानियाँ बांटने की और आपके लिए आसानियाँ करने की तौफीकात को पैदा करता है। जी अस्सलाम वालेकुम सदीक भाई। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। जी सदीक भाई। मेरी उम्र जो है ना सर वो है 73। माशाल्लाह। तो मेरी वाइफ की उम्र जो है वो 35। ठीक। ये आपकी पहली शादी है? हाँ जी। ये आपकी पहली शादी है? नहीं, मेरी तीसरी शादी है सर। अच्छा, पहले बच्चे हैं आपके? हाँ, पहली बीवी से मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह। दूसरी से नहीं है? हाँ जी। दूसरी से हैं? दूसरी जो है वो यूपी में है, तीसरी जो है वो यहाँ पाकिस्तान में है। माशाल्लाह। दम कीजिएगा मुझे सदीक भाई जाते हुए। अच्छा, हुक्म। सर बात ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ, यूके के रहने वाला हूँ वैसे मैं। जी जी। तो ये जानना चाहता हूँ कि आई एम 73, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो मेरी वाइफ पाकिस्तान में है जी, 30 अंडर 35 आई मस्ट से दैट। अच्छा, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि माशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से कोई हमारे घर में भी रहमत? सदीक भाई थोड़ा सा लाइन पे रहिएगा। जी जी, थैंक यू। अच्छा सदीक साहब, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है और ये डिपेंड करता है कि आपके इस वक्त स्पर्म जो हैं वो कितने हैं, उनकी हेल्थ कैसी है। अच्छा, अभी ये बड़ी अच्छी एक हमारे पास उसमें है कि जिन लोगों में एजिंग एंड्रोपॉज आ जाता है मेल में। ठीक। एंड्रोपॉज का मतलब है कि सैंपल में सीमन तो होगा लेकिन उनकी मोटिलिटी कम हो जाएगी, उनके हेड टेल मॉर्फोलॉजी ख़राब होगी। तो उन लोगों को हम क्या करते हैं कि उनको सिलेक्शन करके एक हाई टेक्नोलॉजी जो हेल्दी स्पर्म होते हैं उनको चुन के तो उनकी वाइफ का इक्सी किया जा सकता है, IVF किया जा सकता है। कुछ देर के लिए पाकिस्तान तशरीफ लाना पड़ेगा हज़रत को? थोड़ी देर के लिए आ जाएं कि स्पर्म अपने फ्रीज करा दें। ठीक है, और उसके बाद उनकी वाइफ का जब मुनासिब टाइम आएगा तो उसके बाद उनको वो किया जा सकता है। सदीक भाई, यूके से आप बात कर रहे थे, आपको ये खुशखबरी है कि आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाइए बहुत थोड़े वक्त के लिए, और यहाँ पे आपको ये सहूलत जो है वो मुयस्सर की जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन के आपकी जो अपनी सेहत है वो इस काबिल हो, जो कि इंशाल्लाह यकीनन होगी क्योंकि आपने शादी की है। लेकिन ये मुमकिनात में से है, और कमाल बात ये है कि नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो है इंग्लैंड में, वो शायद आपको वो सर्विसेज उस क्वालिटी की या उतने फास्ट ना दे सके जो कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला यहाँ पे इतना रहम कर सकता है। आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप जब तशरीफ़ लाएं तो रब्ता कीजिएगा, अल्लाह ताला आप पे बहुत आसानियाँ करेगा। जी अस्सलाम वालेकुम अमीरा। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। जी डॉक्टर साहिबा से बात करनी है। जी मैं कह रही हूँ, फरमाइए। मुझे ये बताना है कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं माशाल्लाह। तो पहली दफा में मैं दूसरे साल में ही, मतलब साल में ही प्रेग्नेंट हो गई थी, फर्स्ट ईयर में ही ना। अच्छा। तो मिसकैरेज हो गया था। अब मैं 2 साल पहले फिर मुझे प्रेगनेंसी हुई, लेकिन वो ट्यूब में हुई। ओके। तो ट्यूब उन्होंने रिमूव कर दी मेरी एक साइड की ना। तो डॉक्टर कह रही थी दूसरी जो आपकी ट्यूब है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझे अभी 2 साल से कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई। अब मैं डॉक्टर के पास लास्ट टाइम गई थी, अपने सारे टेस्ट करवाए, तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप फिर से जो एक ट्यूब आपकी रह गई है उसका टेस्ट करवाएं, फिर आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्या मुझे करना चाहिए ये ट्यूब टेस्ट करवाना चाहिए या क्या करना चाहिए? बिल्कुल आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए क्योंकि आपकी डिपेंड करता है कि दूसरी ट्यूब भी तो नहीं ब्लॉक हो गई। और दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं कि हर हमल सबसे पहले ट्यूब में होता है। ट्यूब में होने का मतलब है कि उसके बाद उसने 3-4 दिन वहाँ पे स्टे करना है और उस हमल ने चल के बच्चेदानी में आना है। अगर आपकी ट्यूब में इन्फेक्शन है तो वो हमल वहीं रह जाएगा और वो दोबारा भी दूसरी ट्यूब में ही ठहर सकता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप सबसे पहले अपनी ट्यूब चेक कराएं, उसकी हेल्थ को हम देखें, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि इनका नॉर्मल तरीके से बच्चा होना चाहिए या IVF के जरिए। और डॉक्टर साहब, इसका मैं आपकी बात से जो अभी समझा वो ये भी कि जब एक माँ बनती है या माँ बनने का प्लान कर रही होती है तो उसको कॉन्टीन्यूसली अंडर सुपरविजन अपने आप को रखना चाहिए डॉक्टर के साथ। बिल्कुल रखना चाहिए। जो आपने बात की इन्फेक्शन की, ये बड़ी आपने मतलब मेरे लिए बड़ी नई बात थी, ज़ाहिर है आप मेरे लिए बड़ी नई बात थी कि प्रेगनेंसी होती ट्यूब में ही है, पहले लेकिन होती वो चल के आती है
वूम तक, और अगर इन्फेक्शन हो वहाँ पे तो वो वहीं पे बेड बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो सॉफ्ट हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से, जो कि ट्रीटेबल है, ये सारा प्रॉब्लम आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी कि अगर हम उनको हैंडल करें टाइम पे और हमें अवेयरनेस हो। अफसोस है कि यहाँ पे हमारे यहाँ जिस चीज़ की अवेयरनेस हमें देनी चाहिए हमें बैन कर दी जाती है, कहा जाता है कि इसका नाम भी ना लें। सही बात है। हाँ। और ये एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए। डॉक्टर साहब का अपना तराज हो सकता है कि हो, हाँ। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, ज़िंदगी में पिछले 40 साल पे नज़र डालूँ, बहुत सी ऐसी अहादीस हैं जो कि इंसान सुनाते हुए डरता है कि अगला सुनने वाला जो है वो कहीं आपके ऊपर कोई उंगली उठाए। ऐसा ही है, बहुत सी हदीस मौजूद हैं जिन्हें बयान करते हुए सोचना पड़ता है, डर लगता है। तो अगर डॉक्टर साहब आप डरती हैं तो आप हमें इसमें शामिल करें, हम भी डरते हैं। सही बात है, डरना ही जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौसर बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी पुत्र, हो गया ना, मेरे बच्चे नहीं है, तो मैं डॉक्टर साहब पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई गरीब ये इलाज करवाना चाहे तो वो कैसे करवा सकता है? अच्छा, पहले तो तुम ना ये गरीब वाली बात उतार दो अपने पास से, क्योंकि ये वही लोग होंगे जो कि जन्नत में भी ज़्यादा होंगे, और अल्लाह ताला के रसूल की हदीस है, आप इस बात को ठीक है, फुकरा ज़्यादा होंगे, इसलिए गरीब होने का तुमने हमें कम अज़ कम ताना नहीं देना, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो फीस लेंगी नहीं। हमारा एक टोटल सिस्टम है, कॉलर नहीं भी अगर पहले 5 बन सके, हाँ। तो ये लोग जितने हैं ये रजिस्टर कराएं इसके ऊपर। हाँ। इनकी बारी ज़रूर आएगी, जितने भी लोग रजिस्टर होंगे, लेकिन इनको हो सकता है 1 साल लग जाए उस प्रोसेस में आने के लिए। और ये जो मामला है ना कि कितने पैसे लेंगे, तुम डरो वरो कोई ना इस मामले में। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी डिजाइनर का सूट है कि मैं बता सकूं कितने पैसे लगेंगे। डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर कि उसका प्रॉब्लम क्या है, उसके मुताबिक क्या है। अब मैंने मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि उनको अगर मैं बताने बैठूं। डॉक्टर साहब, एक एवरेज खर्चा जो है एक पेशेंट का वो मेडिसिन पे कितना आता है अगर टेस्ट ट्यूब करना होता है? अगर टेस्ट ट्यूब बेबी पे कम से कम 4 से 5 लाख की एक रेंज है। रेंज 1 लाख की वेरी करती है, 4 से 5 लाख खर्चा आता है मेडिसिन का। नहीं टोटल खर्चा मैं बता रही हूँ। उसमें मेडिसिन का आपका 2 से 2.5 मेडिसिन का होता है, ठीक है। 2.5 से कुछ लोगों में जिनको मैंने 5 कहा है ना, उसका मतलब 50,000 उनका 3 तक भी चला जाता है, लेकिन आमतौर पर 2.5 खर्चा आता है जो इनका मेडिसिन वगैरह पे है। जिसमें मेडिसिन एक वो हैं जो अंडा बनने की मेडिसिन हैं, वो तकरीबन 1 लाख की आती हैं। इसके बाद उनके आ जाते हैं कुछ टेस्ट आ जाते हैं, तकरीबन वो 50,000 में आ जाते हैं, और 1 लाख की दोबारा और लैब में भी इस्तेमाल होती हैं जो मेडिसिन, जिससे जिनकी तकरीबन 2.5 लाख खर्चा उनका कट ऑफ हो जाता है 50%। अब आगे रह गया जो 2.5 लाख खर्चा होता है, उसमें हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। 50,000 मेरी फ़ी होती है, 50,000 हमारे जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट हैं उनकी होती है, 50,000 लैब का होता है, 50,000 जो आगे हमारे जो हॉस्पिटल के चार्जेस होते हैं वो चार्जेस होते हैं। तकरीबन ये मिला के तब ये जो 2.5 लाख की या 2 लाख की या 3 लाख की मेडिसिन होती है, ये आम मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं, कोई खास से मिलती हैं? इनकी जो मेडिकल स्टोर से नहीं होता, जो IVF के इंजेक्शंस हैं वो किसी भी IVF के सेंटर से लिए जा सकते हैं, लेकिन वो आम आपको अलाउड नहीं होता कि बाहर कोई स्टोर पे रखें, क्योंकि उनकी स्पेशल कोल्ड चेन होती है। जैसे अभी वैक्सीन जो है वो हर एक जगह पे नहीं रखी। तो जो ऑथराइज्ड IVF सेंटर हैं, चाहे वो कराची में है, लाहौर में है, सरगोदा में, जहाँ भी है, उनमें मिल जाते हैं वो इंजेक्शन, वो कहीं से ले सकते हैं। और बाकी जो हमारी किट्स होती हैं IVF की, ये बाकायदा हम पहले ऑर्डर करते हैं पेशेंट के लिए, और फिर ये बाहर से ये इसके बाकायदा डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। ओवर द शेल्फ वाली चीजें नहीं है, स्पेशलाइज्ड चीजें हैं और पेशेंट के मुताबिक, और पेशेंट अपने पैसों से सबसे पहले मंगवाता है, फिर उसके बाद हम उनके IVF वगैरह परफॉर्म करते हैं। ठीक। हुजूर अक़दस ये फरमाइए कि एक शख्स जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकता इलाज, क्या बच्चा अब अगला बंदा ये कहेगा नहीं जी रोटी तो खांदा है, इसके ऊपर ज़कात नहीं लगती, इसके ऊपर खैरात नहीं लगती, इसके ऊपर ज़कात, जो भी कहे, क्या वो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ज़कात का फ़ंड इस्तेमाल कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? ज़कात खैर के लिए, और ज़रूरतमंद बीमार, ये भी एक बीमारी की नौयत इख्तियार कर जाती है ना चीज़, कि औलाद नहीं हो रही, उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ज़कात इस्तेमाल हो सकती है। अभी नहीं तो आप जैसे भी इसका मुतालिया कर लें, हर फ़िक़ा ये कहेगी
कि इसका इस्तेमाल ज़कात के लिए आसान के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब ये सिर्फ हज और करवाने के लिए, उम्रे करवाने के लिए सरकार ईंटें लगाने के लिए हो सकता है, तो औलाद पैदा करने के लिए क्यों नहीं हो सकता? तो करना चाहिए, इसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, कोई शख्स अगर अपनी ज़कात को डोनेट करना चाहे तो क्या उसको इन अस्पतालों में करनी चाहिए कि जनाब ये मेरी ज़कात है, ये आप रख लें, जो ज़रूरतमंद हो आप उसको? हाँ जी, क्यों नहीं। शौकत खानम को देते हैं, दीगर इदारों को देते हैं जहाँ पे लोगों का इलाज होता है। ज़िंदगी बचाने के लिए दी जा सकती है, तो ज़िंदगी को परवान चढ़ाने के लिए भी। क्या बात है शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छी बात की जी। अस्सलाम वालेकुम शाजिया जी। बेटा वालेकुम सलाम। डॉक्टर सजदा को बहुत बहुत सलाम मेरी तरफ से। जी वालेकुम सलाम। मैडम, मुझे आपसे बेबी के लिए बात करनी है। जी करें, बिल्कुल मैं सुन रही हूँ। हेलो जी शाजिया, आपने टेलीविजन को बंद कर देना बेटा और फोन पे बात करनी है। मैं सुन रही हूँ आपकी बात। मैंने सब कुछ बंद किया, मैं कमरे में बैठी हूँ सवाए दिमाग के, बाकी बात करो। जी मैंने जी मेरा बेटा बात कर, आवाज आ रही है। मैं सुन रही हूँ, आप बताएं मुझे। जी मैंने डॉक्टर साहब से बात ये करनी है कि मुझे 7 साल हो गए, मैं अपना इलाज करवा रही हूँ। यानी कि मेरी पहले भी शादी हुई थी, मेरे पास एक बेटी है मैट्रिक क्लास में, वो फिलहाल मेरे पास नहीं होती ना, मेरी सिस्टर के पास होती है। मेरी दोबारा शादी हुई, मेरे हस्बैंड की भी दोबारा शादी हुई, उनकी भी एक बेटी है। लेकिन हम दोनों को औलादे नरीना की बहुत ज्यादा ख्वाहिश है। उन्होंने मुझसे शादी दूसरी की इसी वजह से। लेकिन आपकी एज कितनी है बेटा? नहीं शाजिया, आपकी एज कितनी है? मेरी एज 32 होगी, 32 या 33 होगी। मेरे हस्बैंड आपकी 15-16 साल की उम्र में पहली शादी हुई थी? जी, आपकी पहली शादी 15 साल की उम्र में हुई थी? जी तकरीबन 17 तकरीबन। ठीक। आप कहाँ की रहने वाली हैं बेटा? इसका जवाब डॉक्टर साहब। जेंडर सिलेक्शन के लिए, हाँ बिल्कुल, ये अपना जेंडर सिलेक्शन से मुराद है कि जो एक मैरिड कपल हो, हाँ, वो ये डिसाइड करना चाहता है कि मैं बेटा पैदा करना चाहता हूँ या बेटी, तो वो मेडिकल ग्राउंड से, हाँ, मेडिकल ग्राउंड ने एक अपना असूल बनाया कि जिसकी पहले 2 बेटियां हों आप उसको हेल्प करती हैं। हाँ, वो एक हमारा तरीका है जो हम फिल्टर वाला, हाँ, ये आपने अपना बनाया हुआ। तो ये फैसिलिटी जो है ये भी लाहौर में पाकिस्तान में मौजूद है कि अगर आप जेंडर को सिलेक्ट करना चाहें कि बेटा करना है या बेटी करनी है, इसके लिए भी आपको असिस्टेंस दी जा सकती है और इसमें शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है। और तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा कराम इस बात पर एग्री करते हैं कि ये राइट पेरेंट्स के पास मौजूद है। वक्फा लीजिए और वापस आते हैं और आपको जो कहानियां सुनाऊंगा वो कामयाब कहानियां, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं सक्सेस स्टोरीज। वापस आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपसे मैं जिक्र कर रहा था कि जब सिलेक्शन का टाइम आ रहा है, सिलेक्शन से मुराद है कि आप अपनी शऊरी तौर पे शरीयत की हदूद में रहते हुए आप ये करें कि आप बेटा चाहते हैं या बेटी चाहते हैं। इस पे एक सक्सेस स्टोरी जो आपके सामने अर्ज करता हूँ। आपका नाम भाई? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम, आप कहाँ से हैं? फैसलाबाद से। शादी को कितना अरसा हो गया? 16 साल। 16 साल माशाल्लाह ताला। और कितने बच्चे हैं इस वक्त आपके? इस वक्त माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, 5 बेटियाँ। 5 बेटियाँ जी, छठा बेटा। अच्छा, पहली बड़ी बेटी की कितनी उम्र है? बड़ी बेटी की उम्र 12 साल होगी। 12 साल है। 5 बेटियों के बाद आपने सोचा कि अब जेंडर सिलेक्शन की तरफ जाना चाहिए? हाँ जी। अच्छा, ये फरमाइए कि ये बोझ जो था प्रेशर माशरे का था, सोसाइटी का था, घर का था, बीवी का था, किसका था? क्यों सोचा ऐसा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 बेटियों से फुल खुश था और आगे हमने प्लान बनाया कि हम बस बहुत है 5 बेटियाँ माशाल्लाह। बहुत है माशाल्लाह 5 बेटियाँ। अगर अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में बेटा करना होता ना, हाँ, तो इन 5 में से एक बेटा भी हो सकता था। बेशक 5 बेटे हो सकते थे। हाँ, अल्लाह ने ऐसे ही चाहा। आप राजी थे इस बात पे? हाँ, मैं बिल्कुल राजी था। वाह, अच्छा। मेरी सिस्टर है, उसका बेटा मैंने लिया हुआ है, उसको, वो भी मेरा बेटा है। ठीक। तो ये डॉक्टर साहब का ना, उन्होंने टीवी पे प्रोग्राम देखा जी, और वो 2-3 माह लगातार इनका प्रोग्राम देखती रही। वो बिल्कुल अनपढ़ है। बहन जो है? बहन, मेरी बड़ी बहन। ठीक। जिनका बेटा मेरे पास है। जी। उन्होंने किसी बच्चे को बोला कि ये यूट्यूब खोले, हाँ, और डॉक्टर साहब का ना मुझे वो वेबसाइट निकाल के दें। ठीक। वो भी सारा दिन उस पर लगी रहती। ठीक। और देखती रहती। ठीक। पहले उसने मेरी वाइफ से बात की, साइमा से, कि आप ऐसा करें। ठीक। इन्होंने बोला भाई से बात करें, मुझसे बात की। मैंने बोला नहीं, अब मैं खुश हूँ, बस ठीक है, ये भी मेरा बेटा है।
क्या बात, अच्छा। उन्होंने बोला अगर अल्लाह ताला मुझे बेटा दे सकता तुम्हें क्यों नहीं दे सकता। ये बहन ने कहा? ये मेरी बहन ने कहा। यार क्या बात है, अल्लाह की कसम, लुत्फ आ गया, वाह वाह वाह। ठीक, फिर कासिम? अच्छा, फिर हम डॉक्टर साहब के पास आ गए। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह एक साल बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह ने हमें जेंडर सिलेक्शन के साथ। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, ये बेटियों को, बहनों को, इसका नाम क्या है? इब्राहिम। इब्राहिम की बहनों को कैसा, उनका कैसा रिएक्शन और रद्द-ए-अमल था? मेरी ज़ाती एक दुआ है, वाह, कि अल्लाह ताला हर बहन को भाई ज़रूर दे। यार खुदा की कसम, हला के रख दिया कासिम। बहुत खूबसूरत। आपके वालिदैन जिंदा है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी 5 बहनें हैं, हम 2 भाई हैं। आपने अपने माँ बाप को ना जाके मेरी तरफ से जफ्फी डालनी है, उनका माथा चूमना और मेरा सलाम कहना है। बिल्कुल कहना यार, जिन्होंने ऐसा बच्चा, क्या बात है, क्या बात है। बेगम को दीजिएगा ज़रा। आपका नाम क्या बेटा? साइमा। 5 बेटियां, पहली बेटी हो गई, कोई बात नहीं, दूसरी हो गई, लोग कहते हैं आप बेटा हो जाएगा, फिर तीसरी हो गई, फिर चौथी। तुम पे प्रेशर नहीं था कोई? बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। किसकी तरफ से ज्यादा? लोग जब कहते थे देखो फिर बेटी हो गई, फिर बेटी हो गई। ये कौन लोग थे? बस अपने। अच्छा, इन सारे लोगों के लिए ना दिल की अथर गहराइयों से ना हदायत की दुआ करो कि मेरे नबी की दुआ पता है क्या है? ये मैं बात बिल्कुल मजाक में नहीं कह रहा, बिल्कुल संजीदगी से कह रहा हूँ। ये वो 2 शक्लें हैं जो कि सारी दुनिया इस वक्त देख रही है, जो कि इंशाअल्लाह ताला नबी के साथी होंगे। ये बुखारी की हदीस है। अल्लाह ने कहा जिसने 2 बेटियों की तरबियत कर ली वो मेरे साथ यूं होगा, उंगली का इशारा करके बताया, एक नबी है, एक वो शख्स है। जिसने 5 की कर ली ना, उसने हमसायगिरी से भी आगे का कुछ सफर होगा जो उसने करना होगा। बड़ा मकाम है ये, मैं हल्फन कह रहा हूँ, पता नहीं। और खुश भी है अपनी बेटियों पे। और मैंने उन्हीं लोगों को, मैं जेंडर सिलेक्शन करती हूँ ना, तो मेरे पास, मैं पहले पूछती हूँ कि पहले बेटियों के बारे में बताओ। जो कहते हैं ना, नहीं डॉक्टर साहब हाय फिर बेटी ना हो जाए। अच्छा, मैं अक्सर उनका अवॉइड करती हूँ जेंडर सिलेक्शन परफॉर्म करने से। जो लोग मुतमईन हैं और खुश हैं अपनी बेटियों से, यकीन करें, ये आपके सामने मिसाल है कि अल्लाह ताला ने इनको 5 बेटियों के बाद बेटा दिया। ठीक है, साइंस की हेल्प ज़रूर होगी, लेकिन इनकी अपनी, ये इनकी अपनी जो कुव्वत इरादी और मोहब्बत है ना, अल्लाह ने उसके सिले में। साइंस के अंदर तासीरात, अद्वियात में तासीरात कौन डालता है? मालिक डालता है, फैसले अल्लाह के ही होते हैं। ठीक है, साइंस वसीला बनती है। मैं नाउम्मीद हो चुकी थी। मुझे ना कुछ अर्सा पहले कैंसर के अलामात बोले गए थे, उसमें उन्होंने बोला था आपके यहाँ औलाद नहीं होगी, तो मैंने यकीन कर चुकी थी अब मेरे यहाँ बेटा कभी भी नहीं हो सकता। डॉक्टरों ने बोला था। अब तो मैं, मेरी बात समझ आई, जब मैं कहता हूँ कोई डॉक्टर फैसला सुना देना नहीं हो सकता, अल्लाह उसके मुंह पे जाके ना मारता है कि ये तू देख। याद है, शी वाज सो अपसेट जब हमारे ऑफिस में आई है और रो रही थी। अच्छा, बेटियां ज्यादा तंग करती थी इस उम्र में या ये ज्यादा तंग करती? ये बहुत माशाल्लाह बहुत ज्यादा शरारती हैं बेटियां, इतना तंग नहीं किया, ये तंग कर, ये ज्यादा गरीब। इसने घर के सब बर्तन तोड़ दिए हैं। जब बर्तन तोड़ता है खुश होता है। अच्छा, इसके आगे माइक करना जरा। हाँ, क्या इब्राहिम आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बेटा तू देखा करेगा अपने आप को यूट्यूब पे, क्या कर रहा था? अब जरा तमीज से करना तूने जो सलामत रहे, अल्लाह ताला सलामती दे, ईमान दे, सेहत जिंदगी के साथ, आमीन आमीन। पीछे देना मेरा हमारा आईवीएफ बच्चा ना रह जाए। हाँ, आपका क्या नाम है बेटा? जी मेरा नाम शमीम है। थोड़ा सा ऊंचा बोलना। जी मेरा नाम शमीम है। अच्छा, ये आपके कितने बच्चे हैं? कितने? मेरी ये एक ही बेटी है। एक ही बेटी है जी। शादी के कितने साल बाद हुई? ये मेरे मियाँ 6 साल पहले मैडम के पास आए और उनको ये मसला था। अच्छा। तो मैडम से आके उन्होंने मतलब अपना सारा मसला बताया, तो मैडम ने टेस्ट करने के बाद फिर रिपोर्ट्स आई और मेरे मियाँ के जो स्पर्म्स थे बिल्कुल ज़ीरो थे। हाँ जी, फ्रीज़ कर दिया। और उसके बाद फिर मैडम ने बताया, हाँ जी, तो उसके बाद ये अल्लाह ताला ने फिर हम शादी मतलब मैडम के पास आए तो उन्होंने हमारा ये ट्यूब टेस्ट किया और ये हमारी बेटी पहली दफ़ा में ठीक हो गया था? हाँ जी बिल्कुल, पहली दफ़ा में हमारी ये बेटी। कितने साल बाद हुई ये बेटी? ये हमारी बेटी शादी के मतलब 1 साल बाद ही। इनका जो था ना, इनके हस्बैंड को वो कैंसर था। हाँ, और कैंसर की ट्रीटमेंट की वजह से वो एजोस्पर्मिक हो गया था। ठीक, तो जीरो स्पर्म। उनके हमने टेस्टिस से स्पर्म निकाल दिए थे और इसको शादी से पहले ही पता था कि मेरे मियाँ के जीरो स्पर्म है और उसने बता दिया था, इसकी कजन थी। मियाँ ने झूठ नहीं बोला? नहीं, झूठ नहीं बोला। जी, और हमारी लव मैरिज बात पे पसंद था और ये आपके शो में भी तुमने क्यों फैसला किया था फिर? ये हमारी लव मैरिज थी, हम एक दूसरे को पसंद करते। तुम्हें पता था कि उसके साथ प्रॉब्लम है? हाँ जी बिल्कुल। तुमने फिर भी मोहब्बत की? जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अल्लाह के वलियों की कैसी शक्लें होती है? किसी का नाम कासिम होता होगा, किसी का नाम इब्राहिम होता होगा, ऐसे ही लोग होते हैं ना।
पुत्र पहली बात तो ये शाबाश है, और दिल से दुआ है, दिल की अथर गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हारी बेटी को नसीब वाला करे और तुम्हारे लिए बाप बरकत करे। तो बाकी मेरा यहाँ आने का ये मेन मकसद था। तो मेरे मियाँ की डेथ हो गई है, 5 महीने हो गए। तो मेरे मियाँ के जो स्पॉन्स हैं मैडम के पास फ्रीज़ हैं, और मेरे मियाँ की ख्वाहिश थी कि उनका बच्चा मतलब कि हमारा दूसरा बच्चा हो। तो क्या मैं अपने आपसे ये इजाज़त लेना चाहती कि मेरा इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि मैं अपना दूसरा बच्चा कर सकूँ? मुकदमा समझ आई? जी, मुकदमा समझ आई। देखें, इसमें शरीयत अगर तो जदीद दौर का जदीद फतवा ये बनेगा कि अगर तो स्पर्म इसके खावद के ही हैं 100% हैं, तो उसको हक़ हासिल है कि ये ऐसा करे। लेकिन इसकी इट इज़ डिस्कसेबल, इसके ऊपर थोड़ी मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। देख लेते हैं। इद्दत आपका हो चुका हुआ है ना? इद्दत पूरी हो चुकी है? इद्दत तो पूरी। अच्छा, लामा साहब जो भी कह रहे हैं मैं आपको बड़े अदब से कह रहा हूँ, ये उलमा इकराम का काम है, मेरा काम नहीं है। लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि अब ये आप काम नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती, कतई तौर पे नहीं कर सकती, क्योंकि इद्दत आपका गम का ज़माना था, आपने वो गुजार लिया। उसके बाद शौहर जब इंतकाल कर गया तो आपका निकाह जो है वो वैलिड नहीं रहा। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप किसी के पास फतवा लेने जाते हैं तो ये सवाल पूछा जाएगा कि ये जो बच्चा अब आइंदा आने वाला होगा, निकाह के डेथ के बाद उसकी वरासत की तकसीम जो है वो कैसे और किन असूलों पे की जाएगी, ये वो सवालात हैं जिनका जवाब नहीं होगा। इसलिए चाहे ये बात मुश्किल लगे तुम्हें, लेकिन ये बात आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। ज़माने का क्या ज़माना है, तो ज़माना नहीं बेटा, बात ज़माने की नहीं है, फौत हो गए हैं वो। ज़माने की बात नहीं है कि ज़माना क्या कहेगा। आप इसके ऊपर शरीयत का कानून नहीं लगा सकती। निकाह के बगैर भी बच्चे होते हैं, सारी दुनिया है, वो पार्टनरशिप वाला लफ्ज़ जो है वो इजाद हुआ है। लेकिन शरई तौर पे आपको ये फतवा नहीं दिया जा सकता कि आप ये कर सकती हैं। वो ज़माना जो कहेगा वो एक अलग इशू है। वो क्या कहेगा कि 3 साल बाद बच्चा कहाँ से आ गया, 2 साल बाद की ख्वाहिश थी और इसलिए मैं ख्वाहिश उसकी दुरुस्त है, लेकिन शरीयत का कानून मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो नहीं लगता। आपसे मतलब मशवरा करके उसके बाद ही फिर वो नहीं लग सकता। निकाह मौत के साथ ख़त्म हो गया, अब इद्दत भी ख़त्म हो गई, लेकिन अब मसाइल अगले जन्म लेंगे। हो सकता है कोई शख्स ये कहे कि ये जदीद मसाइल हैं, इसके ऊपर लोगों का डिबेट होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी कोई डिबेट नहीं हो सकता, क्योंकि निकाह वैलिड नहीं चुके रहा। इसलिए अगला जो सिलसिला है उससे एहतियात करना, और अल्लाह ताला तुम्हें आसानियाँ दे। हो नहीं सकता है शाहजी, वरना मैं इस पर ज़रूर आसानी पैदा करता। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी गुलनाज, ये डॉक्टर साहब कई दफ़ा बात जो है ना ये बड़ी मुश्किल होती है कहनी या करनी, कि ये लगता है कि नई आसानी पैदा करनी चाहिए, लेकिन जब शरीयत के असूलों को मुरवजा तौर पे मतलब पूरे कॉम्प्रिहेंसिव देखे, मुमकिन नहीं है क्योंकि निकाह मौजूद नहीं, वो फौत हो चुके हैं। निकाह भी ख़त्म हो गया, इद्दत भी गुजर गई। अल्लाह ताला ने, मैं तो देखें बीइंग अ साइंस भी और बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन कि ज़िंदगी मूव्स ऑन करने का नाम मूव ऑन करती है। हाँ, कि लाइफ में पिछलों के आगे, हाँ, उसके जाने के लिए इसने जब मुझसे ये ख्वाहिश की तो मैंने कहा कि आप बेहतर है कि एक दफ़ा वहाँ ज़िंदगी में अपने जो बोझ है ना गमों के, वो उठा के नहीं चलते। जैसे कहते हैं कि लगेज कम करनी चाहिए। आमीन आमीन, अल्लाह बेहतर नवाज सकता है। एक आम औरत के लिए एक मशवरा दें डॉक्टर साहब, आखिरी लम्हे बिल्कुल, कि वो अपनी प्रेगनेंसी में जब वो पता चल जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो अपनी ग़िज़ा में या वाइटामिन्स में क्या एहतियात करें? देखें, एक औरत को जब पता चलता है ना, सबसे पहले वो अपनी रूहानी ग़िज़ा में अपने आप को खुशियों से भर ले। ये उसे कहे कि मुझे अल्लाह ने इतनी बड़ी, देखें वो मत सोचे कि मुझे कोई और खुश करेगा। इंसान का सबसे पहला हक उसका अपना है, खुद को खुश करना भी सीखे। हम यहाँ पे दोनों क्यों बैठे हैं? नहीं, और खुद को वो खुश करे, एक्नॉलेज करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उसने मुझे वो मखलूक बनाया कि मैं माँ बनने जा रही हूँ। तो उससे जब उसके अंदर खुशियों का हिसार पैदा होगा, यकीन करें जो ख़वातीन कहती हैं जी हमारा खाना खाने को दिल नहीं चाहता, ऐसी चीज़ें, तो बहुत सारे इमोशनल फैक्टर्स उनके ठीक हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला वो सब चीज़ें खाएंगी और ये भूल जाएं। अगर वो कहते हैं जी माएँ कहती हैं ये गर्म है, ये ठंडी है, मैं बीइंग अ डॉक्टर उन्हें बता रही हूँ कोई गर्म ठंडा नहीं है। आपको अगर अंडा गर्म लगता है तो अंडा भी खा लें, साथ आप एक जूस भी पी लें, नो प्रॉब्लम। ठीक है कि आप बैलेंस कर लें। डॉक्टर साहब कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो कि नहीं खानी चाहिए? मेरे ख्याल में कोई भी मेडिसिन नहीं खानी चाहिए जब तक आपके डॉक्टर को पता ना हो कि आप हामला हैं, और वो सोच समझ के और इस वक्त वो अपने जहनी
ऐसे लेवल पे हो, आई एम सॉरी कि मैं ये लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब पूरे डॉक्टर्स के लिए कि डॉक्टर जब बहुत ज़्यादा रश भी होता है ना तो वो 90% होशोवास वैसे ही खत्म हो जाता है। तो ये उनको याद करा के बताएं कि डॉक्टर साहब मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, मुझे ऐसी दवाई ना दी जाए। मेरा बिल्कुल आखिरी लम्हे मैं एक आपसे इजाज़त मांगना चाहता हूँ। जी कासिम भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फरमाइए। मैं जब इधर कल 2-3 दिन पहले ना मैडम के पास आया था, जी जी, इन्होंने बोला आपका कुछ क्लिप मैंने ना अपने पेज पे डालना है, हाँ। क्या इजाज़त है डाल दूँ? हाँ। मैंने बोला डाल दें। हाँ। तो जैसे ही वो क्लिप आया ना उस पे पेज पे जी, तो मुझे फ़ोन कॉल्स आनी शुरू हो गई। क्या कहते थे लोग? ओ यार डॉक्टर ने तेरा ना ਤੁਹਾਡਾ क्लिप मियाँ बीवी ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, मतलब छोड़ दिया है, हाँ। पेज पे छोड़ दिया है। हाँ। तो मैंने बोला फिर क्या होगा पेज पे छोड़ दिया तो? हाँ। तो मैंने बोला मैं तो फिर दोबारा जा रहा हूँ। हाँ। बोला क्यों जा रहे हैं? मैंने बोला मैं तो कोई है मामला। हाँ। यार ये नहीं जाओ। जब मैं आ रहा था मेरे घर से फ़ोन कॉल्स आ रही थी, मेरे दोस्तों की, रिश्तेदारों की, यार ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो आओगे टीवी पे आओगे। अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम। लोग जो भी कह रहे हैं और जो भी आइंदा कहेंगे, मेरी एक दरख्वास्त मैं आपसे करूं, आप उसे कबूल करेंगे? हाँ जी, हाँ जी करें। आप मुझे दुआ दें। जिसने 5 बेटियों हो गया ना जो बंदा, खुदा की कसम वो इस दुनिया का वली है। छोड़ दीजिए सब बातें, जो कोई कह रहा है कहने दीजिए। मैं कह रहा हूँ, मैं लोगों को ये बात कह रहा हूँ कि खुदारा इन बातों को छोड़ दें। जो लोग कहते हैं, जो नहीं कहते हैं, टू हेल विद इट। जो आप शरई तौर पे सही समझते हैं और जो अल्लाह ने आपको बताया है करने के लिए, जो साइंस आपको बताती है, इसको सुन्नत और अल्लाह का रहम समझ के अडॉप्ट करें।